राम की ध्वजा फहरे, राम का गुणगान हो, राम काज के निमित्त जीवन का हर अनुसंधान हो। राम से ही प्रीत हो, राम का ही सम्मान हो, हर श्वास में प्रभु रमे, ऐसा निर्मल ध्यान हो। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भव्य ध्वजारोहण समारोह के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का आज होगा औपचारिक समापन। श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। सप्त मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर का भी प्रधानमंत्री करेंगे दौरा। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी। ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र का करेंगे दौरा। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांजन्य का करेंगे उद्घाटन। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भगवत गीता धार्मिक जीवन, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक। कुरुक्षेत्र में 10वें गीता महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए बोले, गीता की शिक्षाएं पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए प्रदान करती हैं मार्गदर्शन और बदलती दुनिया में देती हैं ज्ञान की सीख। उपराष्ट्रपति ने कहा, जनजातीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित होने पर ही विकसित भारत का सपना हो सकता है साकार। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरम से मुलाकात के दौरान कही बात। 11 वर्षों में जनजातीय मामलों के बजट परिव्यय में 3 गुना वृद्धि को उपराष्ट्रपति ने सराहा। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को फाइनल में 35-28 से हराकर दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उस धरती पर मौजूद रहेंगे जिसने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सदियों से संजो कर रखा है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये इतिहास को बदलते देख रहा भारत है। अयोध्या में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उस सभ्यता के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं जिसने दुनिया को अहिंसा, धर्म और संस्कार की सीख दी है। अयोध्या जो हर भारतीय के दिल में बसती है। समय बदला है पर अयोध्या की महिमा नहीं बदली है, और आज जब प्रधानमंत्री वहां होंगे तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता का उत्सव होगा। प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से संबंधित मंदिर स्थित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद वो राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे। ये मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी को श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा, जो दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये तिथि 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को भी चिन्हित करती है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में अयोध्या में
48 घंटे तक निरंतर ध्यान किया था। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार ध्वज पर भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम के प्रतीक एक दीप्तिमान सूर्य की छवि है, जिस पर कोविदारा वृक्ष की छवि के साथ ओम भी अंकित है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली में निर्मित शिखर के ऊपर स्थापित किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर निर्मित 800 मीटर का परकोटा, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया है, मंदिर की स्थापत्य कला की विविधता को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 जटिल रूप से तराशे गए पत्थर के प्रसंग और परिसर की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 कांस्य ढाल वाले प्रसंग अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाम लगभग 4 बजे भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा करेंगे। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। शाम लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पूज्य गुरु जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है। इसके बाद शाम लगभग 5:45 पर प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने भगवत गीता को धार्मिक जीवन, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि गीता की शिक्षाएं पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और बदलती हुई दुनिया में ज्ञान की सीख भी देती हैं। On the auspicious occasion of the 10th International Gita Mahotsav 2025, I extend my heartfelt greetings to all those who revere the timeless wisdom of the Bhagavad Gita. This sacred scripture transcends religious boundaries. It is a universal guide to righteous living, to inner strength, and to spiritual clarity. Its teachings continue to illuminate minds across generations and geographies, offering guidance and imparting wisdom in a changing world. This year, the Ministry of External Affairs is associating with the Government of Haryana, the Kurukshetra Development Board, and our partner state Madhya Pradesh, and various other organizations to internationalize this Mahotsav. As the lead organization in this global endeavor, the Ministry has played a pivotal role
in amplifying the Gita's resonance across continents. In collaboration with missions abroad, the ministry has identified distinguished foreign scholars who will participate in the celebrations, bringing diverse perspectives to the spiritual dialogue. Over 25 translated editions of the Bhagavad Gita has been collected for exhibition, showcasing its reach across cultures and languages. More than 50 missions and posts are organizing parallel events and exhibitions worldwide, reaffirming the Gita's universal message and spiritual depth. Through exhibitions, discourses, and cultural programs, the ministry pays homage to Lord Krishna's eternal teachings and their transformative power. This global celebration is not merely a cultural gathering, it is a reaffirmation of shared values and a call to live with courage and compassion. By bringing together communities across borders, the ministry strives to embody the Gita spirit of harmony and resilience. May the teachings of the Gita continue to guide humanity towards a more peaceful, purposeful, and enlightened world. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन आज साइप्रस के एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ भेंट करने वाले हैं। साइप्रस के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का नेतृत्व साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रेसिडेंट अनीता डेमेट्रियस करने वाली हैं। ये मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 28 पहला माला पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए मंत्रालय की विभिन्न पहलों की जानकारी दी गई। इसमें जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के प्रयास, शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में बताया गया। जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, जनजातीय संस्कृति के पुनरुद्धार के कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और पारंपरिक कौशल को उद्यम के रूप में बढ़ावा देने सहित आजीविका योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण और विस्तार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन और आदि कर्मयोगी अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब जनजातीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित हो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में जगतगुरु श्रृंगेरी शंकराचार्य विधु शेखर भारती जी के नागरिक सम्मान समारोह का वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को स्थापित करने और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। Your words have the power to elevate our minds and move our thoughts away from negativity, pessimism and hatred. Through your words, may everyone present direct their thoughts towards positivity, optimism and compassion. Adi Shankaracharya ji travelled across Bharat, revitalizing Sanatana Dharma and unifying diverse philosophical streams. If Adi Shankaracharya is not there, then United India today may be little difficult. What Adi Shankaracharya ji has done on those days is remarkable achievement. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, जहां वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। Values such as compassion and selflessness have been the guiding principles of the Sringeri Mutt for
over 12 centuries. The Sringeri mud has preserved priceless traditions such as rigorous study of the Vedas and Shastras, promotion of Sanskrit learning, and nurturing of classical arts. The mud has also trained generations of scholars, acharyas, and seekers. Through their acceptance of people of various backgrounds, these Pidams have lived the philosophy of the Vedic principle of Vasudhaiva Kudumbakam, the world is one family. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में छठा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में भारत और अन्य देशों से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारतीय कृषि को स्मार्ट, टिकाऊ और लाभदायक बनाया जाएगा। भविष्य की कृषि उसी समय सफल होगी जब देश कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन कर पाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एग्रोनॉमी वो विज्ञान है जो अनुसंधान और किसानों के खेत के बीच पुल का काम करता है। कार्बन क्रेडिट का लाभ किसान कैसे उठाए, मुझे लगता है इस पे भी इस मंच को विचार करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि मेहनत किसान करे और लाभ और कोई उठा ले जाए। चतुर लोग हर चीज का फायदा उठा लेते हैं, किसान रह जाता है। मित्रों, एक मुझे यह भी लगता है और आपको भी लगता है, आप तो ज्यादा सोचते हैं, आपका काम ही है, कम पानी में, क्योंकि पानी बड़ी समस्या है। अब इस बार तो बहुत गिरा, कई बार नहीं गिरता, कई बार जल का जैसा उपयोग हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। आप लोग जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए परफेक्ट टेक्नोलॉजी कौन सी हो सकती है? दक्ष टेक्नोलॉजी चाहिए। व्यापार को नई ऊंचाई देने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित भव्य बहुमंजिला चैम्बर भवन का लोकार्पण सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये भवन न केवल व्यापारियों की सामूहिक शक्ति और एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि उदयपुर के व्यापारिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये परिसर भविष्य में व्यापार जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उदयपुर के व्यापारियों की एकता को सराहते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने चैम्बर को व्यापारियों की एकता का परिचय बताया। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ऊर्जा से हम सबको प्रेरणा मिलती है। इसे त्याग, वीरता और तप तपस्या की धरती पर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन, जो आप सबकी अपेक्षाओं का भवन है, जो सब आपकी आकांक्षाओं का भवन है, जहां की चर्चाओं से, संवाद से निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र के व्यापार उद्योग के क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 अत्याधुनिक क्वांटम फैब्रिकेशन और केंद्रीय सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है। इन्हें नेशनल क्वांटम मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली में 720 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के दौरे पर यह घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये आधुनिक सुविधाएं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संप्रभुता की और भारत की यात्रा में निर्णायक छलांग है।
ये देश को अगली पीढ़ी की क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले चुनिंदा वैश्विक देशों में स्थान दिलाएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू करने वाले शुरुआती देशों में से एक के रूप में उभरा है, जो नए विचारों को अपनाने और उन्हें तेजी से राष्ट्रीय पहलों में बदलने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सामग्रियों से जुड़ी नई निर्माण और विशेषता क्षमताएं देश के भीतर संप्रभु, सुरक्षित, स्केलेबल क्वांटम उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधाएं न केवल NQM जांचकर्ता के लिए बल्कि पूरे भारत में शिक्षा, उद्योग, स्टार्टअप और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भी खुली रहेंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हाईली एजिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज यानी कि हैमर हवा से जमीन पर सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए हाथ मिलाया है। यह समझौता 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और सैफ्रन के CEO ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर BEL के CMD मनोज जैन और SED के कार्यकारी उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर जिगलर ने संयुक्त रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। हैमर एक सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, जिससे ये राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूल है। ये JVCA भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए BEL की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य स्मार्ट हवा से जमीन पर सटीक निर्देशित हथियार के निर्माण में SED के व्यापक अनुभव का लाभ उठाना है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में सोमवार को खेले गए फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बेहतरीन फॉर्म दिखाया और सभी ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला ईरान से हुआ। सेमीफाइनल में भी भारत का दबदबा जारी रहा और उन्होंने 33-21 से ईरान को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर चीनी ताइपे ने भी अपने सभी ग्रुप मुकाबले जीते थे और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 25-18 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। लेकिन निर्णायक समय पर भारतीय टीम ने धैर्य और रणनीति दिखाई और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इस जीत पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला कबड्डी टीम को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को बधाई देते हुए कहा, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गर्व महसूस कराने के लिए हमारी इंडियन विमेन्स कबड्डी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपके जबरदस्त स्किल, लगन और टीम स्पिरिट ने एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का दबदबा दिखाया है। यह ऐतिहासिक जीत देश के हर युवा खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा है। वेल डन चैंपियंस। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गर्व महसूस कराने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत, स्किल्स और डेडिकेशन दिखाया है। उनकी जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी में आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीम को बधाई देते हुए कहा, विश्व मंच पर तिरंगा लहराती भारत की बेटियां। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में खिताबी जीत हासिल कर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने संपूर्ण देश को गर्व से भर दिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहकर हमारी बेटियां हर मैच चैंपियन की तरह खेली। आपकी इस जीत से देश की करोड़ों महिलाओं का आत्मविश्वास आसमान पर है। बहुत बहुत बधाई। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का सोमवार शाम को मशहूर सवाई मानसिंह स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ। 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में होने वाले इन खेलों में 222 यूनिवर्सिटीज़ के 4,448 एथलीट 23 मेडल वाले खेलों में हिस्सा लेंगे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन के उद्घाटन समारोह की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।